वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों अपना फिज़िक्स इंटर क्लास का चैप्टर 1 है हमारा। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है हमारा 1। ठीक है, चैप्टर नंबर है हमारे पास 1 और इसका है लेक्चर नंबर 3। इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इंशाल्लाह आपको इतना मटेरियल मिलेगा इस लेक्चर में कि आपको, और मतलब ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं और से भी मिल जाए, लेकिन इंशाल्लाह अब इसको लेक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको बड़े अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में ज़रूर आएगी। देखिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम और आपका दूसरे नंबर पर आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? आपका जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम आगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अच्छी तरीके से समझेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है डियर स्टूडेंट्स? अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन ये है कि हमारे पास कंडीशन in which temperature of two bodies become equal when they are in कांटेक्ट। जब वो कांटेक्ट में, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, उसको हम ए का नाम देते हैं। इसका टेम्परेचर आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है बी और इसका टेम्परेचर, ये आपके पास बी और इसका जो टेम्परेचर आपके पास वो 40 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को उठाकर एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आएंगे ए और बी कुछ इस तरह से, तो दोनों का टेम्परेचर 45 डिग्रीज और 45 हो जाएगा। तो बेटा ये कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कहलाती है। ठीक है ना, ये कंडीशन क्या कहलाती है? थर्मल इक्विलिब्रियम। इस डेफिनेशन के अलावा इसकी कोर स्टेटमेंट हम डिस्कस कर सकते हैं। वो स्टेटमेंट ये है कि ये, अच्छा देखें, अब क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो लाजमी सी बात है इसका जो प्रेशर होगा, इसका वॉल्यूम होगा, इसका टेम्परेचर है, इसकी जो डेंसिटी रो होगी, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। और इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर और इसकी जो डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। कहने का मकसद ये है कि जब दोनों का टेम्परेचर हमारे पास सेम हो जाएगा तो इस वाले का प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा, इसी तरह से इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी इसकी इक्वल होगा, इस तरह से इसकी जो डेंसिटी होगी वो भी इसकी इक्वल होगी और टेम्परेचर भी दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों, थर्मल इक्विलिब्रियम का मकसद ये भी होता है कि एक सिस्टम में जब प्रेशर, वॉल्यूम, रो और टेम्परेचर क्या रहें, ये तमाम पैरामीटर्स कांस्टेंट रहें। क्या रहें? ये कांस्टेंट रहें, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारी सराउंडिंग से, किससे? वो हमारी सराउंडिंग से, किससे? वो हमारी सराउंडिंग से क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, ये होता है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है? फर्ज करें कि आपके पास ये एक सरफेस है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है? एक सरफेस है और इस सरफेस पे हम डिफरेंट पॉइंट्स बना देते हैं। एक पॉइंट आपके पास ए, दूसरा पॉइंट आपके पास बी
तीसरा पॉइंट आपके पास सी, ये है आपके पास डी, ये है आपके पास ई, और लास्ट में ये है एफ। एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी की तरफ जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पर पहुँचा। हमने कहा कि इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। बी से सी पर आया तो इसकी वेलोसिटी हमने कहा कि भाई बी और सी के दरमियान थी 20 मीटर पर सेकेंड। हमने कहा भाई सी से डी में आया तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो 30 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड, और ये आपके पास अगेन आगे आ गया, और ये आपके पास यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। हमने कहा कि अगर क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगी थी, इसके ऊपर क्या लगी थी, फोर्स, और इस फोर्स लगने की वजह से इस ऑब्जेक्ट में क्या था, एक्सेलरेशन था। तो अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना है, किस में लाना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं। वो ये कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली जितनी भी नेट फोर्स है वो भी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से इसके अंदर जो एक्सीलरेशन है सेंटर ऑफ मास की, वो भी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, क्योंकि हम ये ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे थे। कौन सी, ट्रांसलेशनल मोशन। बच्चों अगर आपके पास टॉर्क, नेट टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जीरो होगा, तो लाजमी सी बात है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगी, जीरो होगी। और इस तरह के मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो ये जो कंडीशन आ जाती है ना आपके पास कि आपके पास नेट फोर्स भी जीरो हो, नेट टॉर्क भी जीरो हो, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी जीरो हो, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास की जीरो हो, तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हम ये थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस कर क्यों रहे हैं भाई? आपके पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? चलें अब उसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको उसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। देखें इसकी जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो स्टेटमेंट ये है, पहले हम अच्छी सी हेडिंग डालें। ठीक है, अच्छा जी, स्टेटमेंट क्या है बच्चों? इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो ये है, if two bodies in thermal equilibrium with third body, ठीक है, सो अच्छा यहाँ पे हम सो बाद में लिखेंगे, यहाँ पे सो हटा देते हैं। बॉडी इंडिविजुअली, तो ये अल्फाज लिखना लाजमी है, सेपरेटली देन two bodies A and B are also in thermal equilibrium with each other। ये इसकी स्टेटमेंट है कि अगर दो बॉडीज, ठीक है, चलें अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम क्या है इसकी भाई? अब आपके पास फर्ज करें कि ये है एक पॉट कुछ इस तरह से, और इसमें हमने एक और पॉट रख दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये है आपके पास नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, जिसको हम कहेंगे कि ये आपके पास
इंसुलेटेड वॉल है। क्या है ये? इंसुलेटेड वॉल है। ये आपके पास क्या आ गई, हम लिख देते हैं इंसुलेटेड वॉल्स। ठीक है, आपने क्या किया कि आपके पास यहाँ पर भी एक और इंसुलेटेड वॉल आ गई। ठीक है, अच्छा जी, ये है ऑब्जेक्ट ए, यहाँ पर बॉडी ए है और यहाँ पर आपके पास बॉडी बी है। आपने क्या किया, उठाकर इनके ऊपर एक थर्ड बॉडी रख दी जिसको हम नाम देंगे सी। हमने कहा जीरोथ लॉ ये कहता है कि भाई आपके पास ये बॉडी ए जो है, बॉडी बी जो है, अब ये बॉडी ए बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी और बॉडी बी जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है वो भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। कहने का मकसद ये है कि आपके पास अब जो टेम्परेचर होगा बॉडी ए का वो इक्वल हो सकता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी। इसी तरह से यहाँ पर भी जो टेम्परेचर होगा बॉडी बी का वो इक्वल हो सकता है टेम्परेचर सी के। लेकिन क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी? तो उसका जवाब है नहीं। कब तक? जब तक हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, हमने अगेन या वापस से ये पिक्चर बनाई और पिक्चर बनाने के बाद हमने क्या किया कि अगेन हमने ये कंडीशन रखी। कंडीशन बनाने के बाद अगेन हमने एक और कोड इसके अंदर रखा। ठीक है, रखने के बाद हमने यहाँ पर अब जो वॉल लगाई, ये बॉडी ए आपके पास है, ये बॉडी बी आपके पास है। अच्छा, ये अगेन आपके पास क्या है, ये है इंसुलेटेड वॉल्स जहाँ से आपका टेम्परेचर और हीट इन और आउट नहीं हो सकता। हम इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास एडियाबैटिक भी है। ठीक है ना, ये एडियाबैटिक क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे। नो हीट लॉस और गेन, ये डिफरेंट सिस्टम आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ये बॉडी ए और बॉडी बी के ऊपर आपने अगेन बॉडी सी रख दी है। अच्छा, अब ये जो वॉल्स हैं, पहले जो वॉल्स थी हमारे पास, जो पिक्चर 1 है, ये हमारे पास क्या है पिक्चर 1 और ये हमारे पास क्या है पिक्चर 2। ठीक है, अच्छा, जो पिक्चर 1 में हमारे पास ये जो वॉल है, ये वॉल क्या थी, ये भी इंसुलेटेड थी। क्या थी ये? इंसुलेटेड। अच्छा, अब हमारे पास पिक्चर वॉल में ये है कंडक्टिंग वॉल। क्या है ये? मतलब जो ऑब्जेक्ट ए है वो अपना टेम्परेचर बी के साथ शेयर कर सकता है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट बी अपने टेम्परेचर बॉडी ए के साथ शेयर कर सकती है और इसी तरह से ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट सी के साथ भी अपना टेम्परेचर शेयर कर सकता है और इसी तरह से ऑब्जेक्ट बी सी के साथ अपना टेम्परेचर शेयर कर सकती है। तो बेटा ये जो पिक्चर 2 में कंडीशन है, इस कंडीशन को कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। या मतलब अब 3 ऑब्जेक्ट एक साथ रखे हुए हैं और ये तीनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। हम ये कह सकते हैं अब जो टेम्परेचर ए है वो इक्वल है टेम्परेचर सी के, इसी तरह से टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी है वो इक्वल है टेम्परेचर बॉडी सी के, और जो टेम्परेचर ए है will also be equal to the temperature of body B. So these are the condition of zeroth law of thermodynamics. ये आपके पास सिंपल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसकी स्टेटमेंट थी। ठीक है, सो नाउ अब हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ कि हमें फर्स्ट लॉ क्या कहता है। So what is mean by first law of thermodynamics? First law of thermodynamics first law of thermodynamics। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? बेसिकली बड़ा आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी बुक्स में
इसको बड़ा मुश्किल करके जो है आप लोगों को दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह हम इसको बड़ी आसानी से समझ लेंगे। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सिंपल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है कि आपने पढ़ा है और आपको याद भी होना चाहिए कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, डिस्ट्रॉयड, बट लेकिन एक कंडीशन ये है कि बट कैन चेंज, हम उसको कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं। बेटा ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ये तो हमारे साथ सीन हो गया, हम बचपन से ये एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते आ रहे हैं और बड़े होकर इसको नाम दे दिया गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो व्हाट इज द चिटिंग सर, ये क्या चिटिंग आप कर रहे हैं? तो बच्चे चिटिंग नहीं है, हमारी जो भी दुनिया में प्रोसेस होते हैं, ऑल द प्रोसेसेस इन यूनिवर्स, ऑल द प्रोसेस इन यूनिवर्स, वो क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, फॉलोज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या? आइए उसकी स्टेटमेंट हम जरा लिख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या। स्टेटमेंट की हेडिंग डालते हैं हम पहले। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल काम यहाँ पे नहीं है। ये कहता है हमारे पास कि भाई जो हमारे पास फर्स्ट करो कोई गिवन सिस्टम है, वो ये कहता है कि जो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल energy of a given system is equal to the change in heat given to the system, given to the system। ठीक है, प्लस द वर्क डन ऑन द सिस्टम। बस ये छोटी सी स्टेटमेंट है इसकी, यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, ये हमें क्या कहता है? ये हमें ये कहता है कि भाई अगर आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, ये क्या कहता है हमें? बड़े आसानी से समझ लीजिएगा। ये कहता है कि भाई अगर आप किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं तो उसके दो तरीक़ेकार हैं। वो तरीक़ेकार ये है कि या तो आप इसको हीट दें, चेंज इन हीट गिवन टू द सिस्टम, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि या आप उस सिस्टम के ऊपर वर्क करें, वर्क डन ऑन द सिस्टम। दूसरा तरीका क्या है कि आप उस सिस्टम के ऊपर वर्क करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। फर्ज करो कि अब भाई मेरे पास ये एक गैस का सिलेंडर है
जिस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारे पास एक गैस सिलेंडर है, ये ज़रा ऐसे ही ड्रॉ हो रहा है, तो आप लोग मेरी ड्राइंग के ऊपर, मेरी राइटिंग के ऊपर कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक गैस सिलेंडर है, ओके। अब इसके अंदर, गैस सिलेंडर के अंदर क्या होगा, लाजमी सी बात है मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह से, जो कि रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स, अच्छा हमने क्या किया कि हमने इस पे दो काम किए। पहला काम कि हमने इसको एक्सटर्नल हीट दी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल क्यू से। इन मॉलिक्यूल्स के पास अपनी एनर्जी होगी, जिसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी डेल यू, ठीक है। हमने क्या किया, एक तो हम काम क्या कर रहे हैं, पहला ये कि या तो आप, अगर आप इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करना चाहते हैं तो सिस्टम को क्या करें, एक तो हीट दें, एक्सटर्नल हीट इसको प्रोवाइड करें, या फिर उसके ऊपर आप वर्क डन करें। वर्क डन कैसे होगा, हमने कहा कि हमारे पास ये एक फिक्स्ड पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ये एक फिक्स्ड पिस्टन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड पिस्टन है, और इस पिस्टन को हम क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, तो लाजमी सी बात है ये पिस्टन जो है डिस्प्लेस्ड होकर कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये वर्क डन किया, हमने क्या किया बेटा, ये अच्छा होगा क्या कि अब लाजमी सी बात है पिस्टन नीचे आएगा, तो इस सिलेंडर में मौजूद गैस का वॉल्यूम भी चेंज होगा। जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो हमें मिलता है वर्क, ठीक, क्या मिलता है, वर्क। तो दूसरा काम हमने क्या किया, एक तो वर्क डन ऑन द सिस्टम किया, और पहला काम हमने क्या किया, इसको हमने एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की। तो जब भी आप किसी भी सिस्टम की हीट चेंज करना चाहते हैं, मतलब कौन सी हीट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम हीट की बात कर रहे हैं, इंटरनल हीट की, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी पर दो काम करने हैं। पहला काम ये कि आप उसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करें, और दूसरा काम ये कि आप उसके ऊपर वर्क डन करें। क्या करें, उसके ऊपर वर्क डन करें, ठीक है। अब मजीद हम इसको आगे लेके चलते हैं, और इसकी इक्वेशन या फिर फॉर्मूला मैं आपको जो है लिखवाता हूँ, ताकि आपको फॉर्मूला भी आ जाए, तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है इसका, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है इसका, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे इसका लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बड़ा आसान है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हमने कहा कि भाई हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल होती है चेंज इन हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस चेंज इन वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपके पास है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ये है कि हीट गिवन टू द सिस्टम, और ये है आपके पास वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखिए ये तीन चीज़ें हैं, तो ये आपके पास फॉर्मूला है कि आप इस फॉर्मूले से किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का चेंज मालूम कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं आराम से। अगर आपको इसी फॉर्मूले को कहा जाए, क्योंकि आप इंटर क्लास में तो आपको डिफरेंशियल फॉर्म भी लिखनी आनी चाहिए, अगर कहा जाए कि भाई इस फॉर्मूले की डिफरेंशियल फॉर्म लिखो, कौन सी फॉर्म लिखो, डिफरेंशियल फॉर्म, कौन सी फॉर्म, इस फॉर्मूले की आपने क्या लिखनी है, डिफरेंशियल फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म लिखने के लिए हमें सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ डी यू, इसी तरह से हमारे पास डी क्यू और प्लस डी डब्ल्यू होगा। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हमारे पास पढ़ने के लिए तीन टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक इंटरनल एनर्जी,
ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारे पास हीट, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हीट एंड टेम्परेचर में, लेक्चर 2 है इसी सीरीज का। और तीसरा है हमारे पास वर्क। ठीक है, तो आए अब हम हीट इंटरनल एनर्जी से इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी इज आवर फर्स्ट टॉपिक। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी से मुतालिक आपको यहाँ पर जो भी मटेरियल मिलेगा इंशाल्लाह वो बहुत बेहतरीन और बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस लेक्चर को एंड तक देखें, वीडियो को फॉरवर्ड ना करें। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? हमने कहा कि भाई हमारे पास देखो गैस है और गैस की ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैं सिलेंडर वगैरह नहीं बना रहा हूँ, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। इस तरह से ये गैस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स लूँ, फर्स्ट करो एक मॉलिक्यूल ये ले लिया और दूसरा मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया, क्या इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी? ये वाला मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करता होगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करता होगा। बेटा इस अट्रैक्टिव फोर्स को, इसको, इस अट्रैक्टिव फोर्स जो एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसे क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, जब हम किसी भी गैस मॉलिक्यूल को हीट सप्लाई करते हैं तो ये लाजमी सी बात है, ये जो मॉलिक्यूल है ये मूव करता है। मूव तीन तरह से करता है, या तो मूव ये टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कर सकता है। ठीक है, ये मूव अपनी मीन पोजीशन पर रहकर टू एंड फ्रो भी मूव कर सकता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इस तरह से स्पिन भी कर सकता है अपने एक्सिस के ऊपर। मतलब एक तो ये हो गया ट्रांसलेशनल, ये हो गया वाइब्रेशनल, और ये हो गया हमारे पास ऑसिलेशनल। ठीक है, रोटेशनल, सॉरी। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की होती है, क्या इंटरनल एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल की होती है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी कौन सा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और इसी तरह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने सीखा कि हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो लाजमी सी बात है उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद होगी। क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। फर्ज करें कि आपके पास ये एक प्रोटॉन है और यहाँ इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन एक दूसरे से बाउंड हैं। इनको बाउंड करके रखने वाली फोर्स भी हम कह सकते हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम बाइंडिंग फोर्स भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग फोर्स का नाम भी देते हैं। ठीक है। तो बच्चों, हमें ये पता लगा कि इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सम होती है तीन काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये हमारे पास क्या है? इंटरनल एनर्जी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जो अच्छा, और इसी इंटरनल एनर्जी को हम टोटल एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? टोटल एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ अ
मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी के मुतालिक कुछ अहम बातें हम इसको करते हैं। वो क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स जो इंटरनल एनर्जी के मेन पॉइंट्स हैं, वो मेन पॉइंट्स अब क्या क्या हो सकते हैं, वो मेन पॉइंट्स हमारे पास ये पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर इंटरनल एनर्जी, ठीक है। मैं ये हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको ये सारा सेपरेटली पता हो। पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के वो पॉइंट्स जो कि मेन है और आपको याद होने चाहिए। पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट ये है कि इट इज इम्पॉसिबल to determine internal energy of a system. It is impossible to determine internal energy of a system, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो लेवल पर हो जाती है। वजह क्या है सर, वजह ये है कि बिल्कुल माइक्रो लेवल पे हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे चले जाती है। और ये बात आती है आपके पास फिर हम मॉडर्न फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स में आ जाती है। और वैसे भी ये हमारा काम नहीं है, हमें इंटरनल एनर्जी मालूम करके किसी भी सिस्टम की करना क्या है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी मालूम थोड़ी करनी है, बल्कि इम्पोर्टेंट पता ही क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि भाई हमें तो कैलकुलेट करना आना चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि डेल यू हमने लिखा है, डेल यू हमने लिखा है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। हमें इंटरनल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए। और उसका फॉर्मूला हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो चेंज इन हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस चेंज इन वर्क डन ऑन द सिस्टम की इक्वल होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज एन एक्सटेंसिव ये क्या होती है हमारे पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे अब आपके पास ये एक बॉल है छोटी सी और ये एक बड़ी बॉल है, मैं पूछा जाए इसकी जो चेंज इन एनर्जी होगी और इसकी जो चेंज इन एनर्जी होगी क्या वो इक्वल होगी, तो जवाब आएगा नहीं, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पास कम मास है, मास कम है ना इसके पास, जितना कम मास उतनी कम इंटरनल एनर्जी, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इंटरनल एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपके पास जो इंटरनल एनर्जी होती है, अरे भैया गर्मी बहुत है, ज़रा अपना ख्याल रखें, कैल्सी वगैरह पीते रहें लेक्चर के दौरान भी, ताकि आपको नींद ना आए, ठीक है। अच्छा, आपके पास अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। ये आपके पास क्या स्टेट, अच्छा स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगेन मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि व्हाट इज मीन बाय स्टेट फंक्शन, जो कि डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, जो कि क्या करते हो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करते हो सिर्फ, ठीक है। और इसके अलावा इनका कोई वो ना हो, मतलब सरोकार ना हो। मिसाल के तौर पे एग्जांपल
हमने लिया ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ। हमने कहा कि भाई ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस पे एक ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, और दूसरा ग्राफ हमने यूं ड्रॉ किया। हमने कहा कि ये आपके पास ये पॉइंट ए और ये बी, ये रास्ता मतलब पाथ ए और ये दूसरा पाथ 2। हमने कहा कि भाई बताओ कि पाथ ए मतलब ग्राफ A1 और ग्राफ 2 की जो इंटरनल जो वो इक्वल होगी या डिफरेंट होगी। तो एक बात याद रखना कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ग्राफ 1 विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ग्राफ 2। क्यों? क्योंकि इनका इनिशियल और फाइनल स्टेट एक है, ठीक है, क्योंकि इनका इनिशियल और फाइनल स्टेट एक है, इसलिए हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला अगर हम खोलें, चेंज को खोलते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो ये ऐसे होगा UF माइनस UI इज इक्वल टू फॉर 1। इसी तरह से UF माइनस UI फॉर 2 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि ये हम समझ में आ गया स्टेट फंक्शन है और ये डिपेंड नहीं करता, सॉरी ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास ये है कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इन अ साइक्लिक प्रोसेस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा जीरो होती है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है भाई? एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, यहाँ से चलता हुआ अगेन यहाँ पर आ गया, मतलब ये कि इसके जो इनिशियल और जो फाइनल स्टेट होता है वो हमेशा इक्वल होता है, और इसका फॉर्मूला हमारे पास है UF माइनस UI। लाजमी सी बात है, जब इनिशियल और फाइनल स्टेट इक्वल होगा तो ये आपस में कैंसिल और आंसर आएगा 0। तो इसलिए साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमेशा क्या होती है? सेम होती है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास 0 ही रहती है। नेक्स्ट हमारे पास जो उसका पॉइंट है वो भी मेन पॉइंट है, वो ये है इसका, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई? इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है और वो फॉर्मूला है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल Q प्लस डेल W। अगर आइडियल गैसेस की बात की जाती है, किसकी? फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों आइडियल गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो कुछ होता है हमारे पास NCV इंटू डेल T। अब यहाँ पर N क्या है, CV क्या है और डेल T क्या होता है, हम इसको ज़रा डिस्क्राइब कर लेते हैं। सो N हमारे पास है नंबर ऑफ, आगे आप लोग बताओ, नंबर ऑफ मोल्स। CV हमारे पास ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, H कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अच्छा मेन पॉइंट और एक और मेन पॉइंट जो कि हम येलो कलर से ही लिखेंगे, जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर गिवन टू द सिस्टम। ये हमारा इंटरनल एनर्जी यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा डेल U इज इक्वल टू डेल Q प्लस डेल W। बच्चों ये जो अब आपके पास सेकंड नंबर पर डेल Q है, इसको कहा जाता है हीट या फिर हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है। अच्छा ये इतना बड़ा नहीं होगा, सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। एक बात याद रखना, इसकी जो मेन पॉइंट है जो आपके अक्सर MCQs में भी आते हैं वो क्या है, वो ये है कि आपके पास हीट क्या होती है?
भाई आपके पास सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये आपके पास है फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। सेकंड नंबर पर जो मेन पॉइंट है वो ये है, जब भी हीट गिवन टू द सिस्टम लिखा हुआ है एमसीक्यूज में, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो वहाँ पर साइन हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि हम सिस्टम के अंदर हीट को क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, एडिशन हो रही होती है, तो एडिशन के लिए साइन हमेशा कौन सी यूज की जाती है, पॉजिटिव। अगर ये आ जाए कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा नेगेटिव पॉइंट आता है, मतलब सिस्टम से हीट ली जा रही होती है, सिस्टम से क्या हीट ली जा रही होती है। अच्छा जी, इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास हीट का, वो है Q इज इक्वल टू mc del T, जो कि हमने स्पेसिफिक हीट के अंदर डिस्कस करना है, और स्पेसिफिक हीट का भी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आइडियल गैसेस के लिए बात की जाए, अगर आइडियल गैस के लिए बात की जाए, तो आइडियल गैस के लिए जो फॉर्मूला होगा वो Q इज इक्वल टू mc del T होगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास हीट की बात। इसी तरह से प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर पे हमने जो डिस्कस किया था फॉर्मूले में, वो फॉर्मूले में डिस्कस किया था वर्क डन। ठीक है, डेल W, उसको हम कहते हैं वर्क। वर्क को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, वर्क को हम डिफाइन करेंगे कि भाई अगर आपके पास वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो एक बात याद रखना, वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन करने से जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, तो इसलिए ये पॉजिटिव आता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा हमारे पास नेगेटिव होता है, क्योंकि वर्क डन सिस्टम कर रहा है, तो उसका मतलब जो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज में हमेशा हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और एडिशन मतलब इंक्रीज में हम हमेशा पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो गैसियस स्टेट्स के, वैसे तो फॉर्मूला वर्क डन का हमारे पास देखो W इज इक्वल टू F डॉट डी भी है, और हमारे पास इसका फॉर्मूला mgh भी है, इसका फॉर्मूला हमारे पास Q इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इनटू डेल V भी है, और इलास्टिसिटी में हमारे पास K x स्क्वायर है। लेकिन अगर हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं, कौन से स्टेट की, गैसियस स्टेट की, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है -P एक्सटर्नल और डेल V। यहाँ पर ये जो Pxt है बेटा, यहाँ पर ये जो Pext लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर, और ये आपके पास होता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम। तो यहाँ पर आपका जो लेक्चर है वो एंड होता है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।